जरूर आएगा एग्जाम में। नोट करो आप लोग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मीन से है कि कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स जो है रेट को इफेक्टिव कर सकते हैं। तो आज आपको टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक हम लोग है। और नंबर फर्स्ट आप लोग करेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप लोग करेंगे। देखिए भाई, रिएक्शन पॉसिबिलिटी क्या होती है पहले अभी समझिएगा। एक कंसेप्ट आया आर्मीनियस का, और आर्मीनियस का कंसेप्ट ये था कोलिजन थ्योरी से कहा गया था, कोलिजन थ्योरी से बोला गया था CONNISION। रिएक्शन पॉसिबिलिटी का एक कंसेप्ट था जो मैं आपको स्टडी कराऊंगा। कोलिजन थ्योरी हम लोग इसे बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे आर्मीनियस कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट में कुछ बेसिक चीजें हम लोग को बताई जाएंगी, इससे बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें। तो जो कोलिजन कंसेप्ट था उसका सबसे पहला पॉइंट क्या था? कोलिजन कंसेप्ट का सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं, या कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ये रिएक्शंस के मॉलिक्यूल जो मैं नोट कर रहा हूं, उसमें बताया कि जो मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोलिजन कंसेप्ट का सबसे पहला पॉइंट था ये रिएक्शन के लिए। ये बताया गया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो पास पास आने के बाद उनके बीच में कोलिजन होता है, और जैसे ही मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है, अर्थात वो टकराते हैं, तो कोलिजन के बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बताया गया इस कंसेप्ट के अंदर, ये बोला गया कि जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं ना, उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। देखिए भाई, जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल। नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल। तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये था, आर्यस ने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं ना, कोलिजन करने के बाद सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, उसने कहा जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं वो सभी कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल्स, इसका मीन्स क्या, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। वही बोला जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स, दो तरह के प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उन्हें हम लोग बता रहे हैं कि वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है उन्हें हम बता रहे हैं वो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि कोलिजन करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कोलिजन करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सभी मॉलिक्यूल कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट ये बताया गया इस कंसेप्ट में, जो मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए, एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं
जिनकी एनर्जी एवरेज है। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं जिनकी एनर्जी एवरेज है, और एक ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके पास है जिनकी एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा है, एवरेज से एक्स्ट्रा है। यानी हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैंने आपसे बताया कि भाई ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास है कुछ, मैंने बोला इसकी एनर्जी 4.1 है, इसकी 4.3 है, इसकी 4.1 है, इसकी 4.9 है, इसकी 4.2 है। तो आपने बताया सर ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? वो एवरेज एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है। ये जो है एवरेज एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है। मैंने बोला ये वाले मॉलिक्यूल्स कैसा है, तो आपने बताया सर ये एक्स्ट्रा एनर्जी का मॉलिक्यूल्स है, इसकी जो एनर्जी है वो एवरेज से कुछ क्या है, एक्स्ट्रा है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है उसकी जो एनर्जी है वो एवरेज से क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। तो आरएसएस ने यही बोला कंसेप्ट में। आरएसएस ने कहा कि कोलिजन करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोलिजन करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी मॉलिक्यूल कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। प्रोडक्ट में केवल वही मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे जिनके पास एवरेज एनर्जी से, जिनके पास एवरेज एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। साइंटिस्टों ने क्वेश्चन किया आरएसएस से कि भाई वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी, तो उसने बताया प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के लिए पार करना होगा। जब तक उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, जब तक उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, तब तक वो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। और जब तक उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रहेगी, तब तक वो रिएक्टेंट में चेंज होने वाला है। अब सवाल यह है कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। अब जिनकी एनर्जी नहीं है थ्रेशोल्ड के इक्वल, उन्हें क्या करेंगे फिर हम लोग? जब आप लोग हीट करेंगे ना, तो हीट करने पर क्या होगा? देखिए जैसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, इस मॉलिक्यूल्स के पास 4.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी है बेटे। मैंने कहा भाई 4.9 चाहिए क्रॉस करने के लिए बैरियर को, जो रिएक्शन बैरियर है हमारा वो मान लीजिए 4.9 पर क्रॉस हो रहा है। और जब 4.9 पर क्रॉस हो रहा है तो क्या होता है, हमने पढ़ाया था इस टाइप से आपके लिए, ये पढ़ाते थे हम लोग इस तरह से, कैटालिस्ट से पढ़ाया था हमने आपको, तो इस तरह का एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा इसके लिए, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको भी। तो ये जो एनर्जी बैरियर है हमारा रिएक्शन का, ये 4.9 पर सेट में मान लीजिएगा। तो 4.1 वाला क्या करेगा, 4.1 वाला यहां तक जाएगा, उसके बाद वापस लौट आएगा, ये पार ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स के लिए इस रिएक्शन बैरियर को पार करना होगा। और क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन बैरियर को कौन से मॉलिक्यूल पार कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे? तो मैंने आपको बताया इस एनर्जी बैरियर के लिए वही मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी। आपने बताया सर जिनकी एनर्जी कम होगी उनका क्या होने वाला है? मैंने बताया कि उन्हें वापस होना होगा, रिटर्न होना होगा उन्हें। आपने पूछा सर इनको अगर हमें चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा? जो मॉलिक्यूल आपके रिटर्न हो गए हैं, आपके क्वेश्चन ये है हम लोगों से कि भाई वो आपको रिटर्न का वापस जो मॉलिक्यूल्स हुआ है आपका, उस मॉलिक्यूल्स को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपको उसकी एनर्जी थोड़ी पुश करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी आपको उसकी एनर्जी। तो आपने बताया सर 4.1 तो इस समय है मेरे पास, तो मैंने कहा हम लोग टेम्परेचर देते हैं। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स की इनिशियल एनर्जी है। और जैसे आप टेम्परेचर देंगे ना तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो जैसे इसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाए, 4.9 हो जाए, कितनी हो जाए, 4.9 हो जाए इसकी एनर्जी। जैसे इसकी एनर्जी 4.9 होगी तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस एनर्जी से ये एक्टिव हो रहा है, जिस एनर्जी से ये एक्टिव हो रहा है
उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं। तो सर आपसे पूछेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या एडिशन होता है, क्या इक्वल होता है, इसके बताइए आप लोग भाई। तो आपको बताना सर थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है और एक इनिशियल एनर्जी आती है इसके अंदर। किसी भी मॉलिक्यूल्स की इनिशियल एनर्जी और उसके द्वारा एक्टिवेशन के लिए गेन की गई एनर्जी का जो एडिशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करेगा ना, तो एनर्जी को गेन करने के बाद क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए थी वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और ये इजीली इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाएगा। तो सबसे पहले हमें बताना है सर के लिए कोलिजन कांसेप्ट था क्या। ये 4 प्राइमरी स्टेज मैंने आपको पढ़ा दी है अभी। सबसे पहले मैंने एक बात आपसे कही है कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में पास पास कोलिजन करेंगे। मैंने कहा जो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं उन सभी मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट में चेंज होने की कोई गारंटी नहीं है। आपने पूछा सर कौन से मॉलिक्यूल चेंज हो सकते हैं। मैंने कहा देखो भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं। देखिए कोलिजन करने के बाद दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारी स्टडी है वो किस पर बेस्ड है? हमारी स्टडी बेस्ड है नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर। हम ये बताना चाह रहे हैं आपके लिए कि जो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स आप लोग स्टडी करते हैं उन नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर टेम्परेचर की इंपैक्ट क्या होगी। भाई जो बच्चे पास हो गए वो तो पास हो ही रहे, इसमें कोई हमारी तारीफ नहीं है। फेल वाले को पास कराना हमारी तारीफ है। तो यहां पर हम क्या चाह रहे हैं कि जो फेल हो रहा है ना बार बार, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, नॉन एक्टिवेट को हम लोग एक्टिवेट करना सिखाएंगे आपके लिए। दूसरी बात मैंने आपको बताया है मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जी होती है भाई। एक तो मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज एनर्जी होती है और एक उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। जिन मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज एनर्जी होती है वो सदैव नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल होते हैं और वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ऑलवेज एक्टिवेट मॉलिक्यूल होते हैं और वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये भी समझाया है कि कोई भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है। मैंने आपको बताया अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का होना कंपलसरी है। जब तक किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, जब तक किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, तब तक बेटे वो मॉलिक्यूल कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने बताया सर जो कम एनर्जी वाले हैं उनकी तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी फिर आपके लिए। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमारी जो स्टडी होगी अब वो नॉन एक्टिवेट के ऊपर है। आपने क्या काम किया, आपने मुझे बताया कि सर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है। मैंने आपको बताया देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन बैरियर है, इस टाइप से होता है बेटे। ये रिएक्टेंट हमारे पास है, ये प्रोडक्ट हमारे पास है और ये जो है वो हाई एनर्जी लेवल है इसका। जब तक मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, जिसे हम लोग एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। देखिए भाई इस एनर्जी बैरियर के लिए वही मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं, इस एनर्जी बैरियर के लिए वही मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं जिनकी एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी। और जिनकी बराबर नहीं होगी उनमें क्या होगा, नीचे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वो लौट आएंगे यहां पर। अभी क्या होने वाला है, एक मॉलिक्यूल मैंने आपको प्रोवाइड किया है और ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल है। मैंने आपसे पूछा है कि इसे हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो आपने बताया सर टेम्परेचर दीजिएगा आप इसे। जैसे ही आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, जो पहले इसकी एनर्जी 4.1 बता रहा था मैं आपके लिए, 4.2 हो जाएगी, 4.3 हो जाएगी, बाद में क्या हो जाएगा 4.9 हो जाएगी। और जैसे 4.9 हो जाएगी तो क्या होगा, आपको बताना है कि इस एनर्जी वैल्यू को बेटे क्रॉस कर जाएगा, जिससे इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी समझ में एक बात आ गई इससे
कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या चीज है। देखिए आपके पास जो आपकी इनिशियल एनर्जी है, एक तो जो बेसिक एनर्जी आपके पास है, जैसे हम लोग इनिशियल एनर्जी कह रहे हैं, और एक आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल्स के लिए, ऐसी एनर्जी जो किसी भी डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। ऐसी एनर्जी जो किसी भी डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल्स के लिए एक्टिवेट कर देती है, उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कितने कंपोनेंट्स हैं थ्रेशोल्ड में, दो कंपोनेंट्स हैं। थ्रेशोल्ड में आता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी, जब किसी भी मॉलिक्यूल की दोनों एनर्जी ऐड हो जाती है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको हम लोग शो किससे करेंगे। तो देखिए आर्किस ने एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है, ये आ रहा है इसमें, ये हमारे पास E इक्वल टू K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, ये फॉर्मूला दिया है इसमें। ये हमारे एग्जाम में लिखने को भी आता है। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लिखिएगा इससे, तो आपको बताना है, इसमें सिंबल भी नोट करने पड़ेंगे आपके लिए। जैसे क्या है, ये पॉइंट था इस कंसेप्ट का, आपको बताना है कि जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट है हमारे पास। ये जो है वो आरएनएस फैक्टर हम लोग कहते हैं, ये आरएनएस पैरामीटर हम लोग उसे बोलते हैं। ई जो है वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल है, क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ई जो लिखा हुआ है बेटे वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर जो लिखा हुआ है वो गैस कांस्टेंट है, और टी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये सब वैल्यू हमारी पढ़ी लिखी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें हम लोग को नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल आया है वो क्यों आया है, अगर हमें किसी की एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी हो तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखिए आप इस इक्वेशन को ऐसे भी नोट कर सकते हैं, log E के इक्वल टू log EA माइनस E अपॉन RT, ऐसा कर सकता है आपसे। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए ऐसा किया हम लोग, लॉग लगा दिया। इसमें लॉग में होता तो ऐसे नोट कर देते हैं। एक्चुअल में इसका फॉर्म है ये जो लिखा हुआ इसी का फॉर्म है। अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि भाई लॉग E के इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस log E। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसे सेकंड कर लेते हैं, और इसे थर्ड कर लेते हैं। देखिए भाई किसी भी रिएक्शन में आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पहला टेम्परेचर क्या होगा उस समय T1 मानेंगे आप लोग, दूसरा क्या होगा आपके पास T2 होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, K1 भी चेंज होगा, K2 भी चेंज होने वाला है दूसरे वाले का। टेम्परेचर चेंज होगा, R की वैल्यू चेंज नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं आप लोग, अगर दो टेम्परेचर पर आप इसे अप्लाई करेंगे तो मुझे लिख सकते हैं आप लोग log EK1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT1 प्लस log A1 सॉरी log A। दूसरे टेम्परेचर को लिख सकते हैं आप लोग log EK2 इक्वल टू माइनस EA RT2 प्लस log A। हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ आया है बेटे, ये फोर्थ नंबर है हमारे पास,
और ये फिफ्थ नंबर है। जो इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ हम लोगों के पास आया है, इस इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ वाले में से फोर्थ वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, और हम लोग बेटे माइनस करेंगे तो वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, और देखो इससे क्या हो जाएगा, EA अपॉन आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और K2 अपॉन K1 हो जाएगा। फिर लॉग में तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं लॉग E K2 अपॉन K1 माइनस करने पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA T2 माइनस T1 हो जाएगा इससे में, और अपॉन क्या हो जाएगा, R T1 T2। समझ गया आपको? क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक को अगर आप रिमूव करेंगे इसमें से, तो बेसिक को रिमूव करने पर क्या होगा, बेसिक को रिमूव करने पर 2.303 का मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, हो जाएगा बेटे लॉग E K2 अपॉन K1, लॉग E K2 अपॉन K1 इक्वल टू हो जाएगा EA T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R T1 T2। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे बेटे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने को इसका यूज हम लोग करेंगे। सर आपको दो रेट कांस्टेंट बताया करेंगे, K2 और K1 आपको देंगे सर, ये आपको फाइंड करना होगा, और T2 और T1 आपको टेम्परेचर मिलेंगे, R की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो सबसे बाद में सॉल्व करना है। समझ रहे? क्यों करना है? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है। 90% गलत होने का पॉसिबिलिटी रहता है इसमें, केवल 10% ही सही रहने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगा। समझ रहे? नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इसकी, तो टाइम भी आपको लगेगा। तो उसमें क्या टेंशन पे फालतू में हुआ नहीं हुआ तो फाइनल छोड़ के उस जगह को स्पेस देके ना बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन पेपर में आता बहुत है क्वेश्चन ये। दूसरी बात देखो, कभी कभी क्या है भाई, देखो ये जो वो तो चेंज होगा, R जो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर चेंज होगा। तो दो चीज हम लोग कर सकते हैं। देखो इसमें एक तो हम लोग कर सकते हैं लॉग E में, तो कर बनाने को आएगा आपके एग्जाम में, और 1/T में, 1/T में। इन दोनों स्टेट लाइन इक्वेशन की तरह होता है ना, ये कट ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। कैसे कर सकते हैं इसके लिए, और आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। इस पर तो लेना लॉग K, और इसको 1/T यूज कर लेना। ऐसे ऐसी लाइन हम लोग खींच देते हैं इस टाइप से स्टेट लाइन। और ये जो आया ना आपका, ये आया माइनस, स्लोप जो आया है, स्लोप आएगा इसमें माइनस EA अपॉन 2.303 RT, स्लोप की वैल्यू होगी इसमें। ये बनाने को आया पेपर में दो बार। राइट द कर्व बिटवीन log K एंड 1/T टेम्परेचर में, और log K में कर्व ड्रॉ कीजिएगा आप लोग। तो आप बताएंगे कि जो इक्वेशन हो जाता है ना, कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है इक्वेशन। तो इसमें कर्व ऐसी आती है, एक तो log K ले लेंगे इस एक्सिस के ऊपर आप, और इसमें आप लेंगे 1/T। ये स्लोप को जो करेगा इसके लिए, इसमें क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, ये वैल्यू नहीं दी गई एग्जाम में। समझ रहे? नहीं, कर दे दिया है, ये वैल्यू आपको नहीं दी है, log K का वैल्यू आपको दे दिया, तो 1/T पूछा है आपसे। ये तो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी देंगे सर आपके लिए केवल, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें से क्या हुआ। R और T आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा इसमें। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसके ऐसे। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताएगा, एक 6 पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूं। ये तो कंफर्म बात, तो मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बताया कि जो कोलिजन प्रोसेस होते हैं वो कभी कभी इफेक्टिव हो जाते हैं। और कोलिजन प्रोसेस इफेक्टिव कैसे हो जाते हैं उसने बताया। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये HI का मॉलिक्यूल है हमारे पास,
ये HI के मॉलिक्यूल्स है। अगर हम लोग इन मॉलिक्यूल्स में कोलिजन कराते हैं तो कोलिजन कराने के बाद रिएक्शन ही नहीं होता इनमें, जबकि एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा है। तो आर्यस ने बताया कि कोलिजन ही रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने बताया कि ओरिएंटेशन भी फिक्स होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी फिक्स होना चाहिए। उसने बताया कि अगर ऐसा ओरिएंटेशन होगा जैसे HI प्लस HI, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में आसानी से कोलिजन कर सकते हैं। इनमें कोलिजन राइट नहीं हो रहा है, इसमें कोलिजन राइट हो रहा है, तो आपस में कोलिजन कर रहा है, ये वाला टर्मिनल कोलिजन नहीं कर रहा है। तो उसने बताया कि ओरिएंटेशन भी फिक्स होना चाहिए, ओरिएंटेशन फिक्स होगा तभी कोलिजन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये इसका इनिशियल स्टेटमेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने 6 पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं, और जो 6 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए उनमें सबसे पहली बात मैंने क्या कही बेटे आपसे, मैंने कहा है जब भी कोई केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब भी कोई केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने आते हैं, और मैंने बताया जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने आते हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा मैंने सर आपको बताया है कि 2 तरह के मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो भाई एक्टिव मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल है, एक नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल है। हमने बताया आपके लिए कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी बैरियर के लिए इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी बैरियर को पार करने में क्या करता है, ड्रॉबैक शो करता है। ये पार नहीं होगा। 4th पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया है प्रोसेस के अंदर। हमने आपको बताया जो मॉलिक्यूल्स आपके पास है उसमें कोई नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके पास है जिसकी एनर्जी मैंने 4.1 आपको बताई थी, मैंने कहा था एक्टिवेट है, ये 4.9 है। तो आपने बताया कि जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं सर उनके पास जो एनर्जी होती है वो एवरेज से ज्यादा होती है। जो एक्टिवेट होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेट से ज्यादा होते हैं, एक्टिवेट से ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या करते हैं एनर्जी बैरियर को इजीली पास कर जाते हैं। लेकिन जो नॉन एक्टिवेट होते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है, इसलिए वापस लौट के आते हैं। तो हम लोग करते क्या है, मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी को हम लोग इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए रिएक्शन का एनर्जी बैरियर पास आउट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। जब तक उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन का बैरियर पास आउट नहीं कर पाएगा। तो आपको बताना सर इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो हमने बताया देखिए इसके पास एनर्जी अपनी है, जो इसकी अपनी एनर्जी है वो इसकी इनिशियल एनर्जी है, इसे हम लोग आई से शो कर सकते हैं। अब हमें केवल इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिससे कि एक्टिव हो जाए। तो हमने बताया आपके लिए कि हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। जैसे हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जिस एनर्जी से ये एक्टिव होगा उस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और जब इनिशियल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये मॉलिक्यूल एनर्जी वैल्यू को क्रॉस आउट कर देगा, क्रॉस कर देगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल एक्टिवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल एक्टिवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कही, आर्यस ने बताया कि जो एनर्जी किसी भी नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करती है, जो एनर्जी किसी भी नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल के लिए एक्टिवेट करती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। एक फॉर्मूला उसमें रिप्रेजेंट किया मैंने आपको बताया कि इक्वल टू ए माइनस ई अपॉन आर टी। उसने कहा यहां पर जो के लिखा हुआ है वो रेट कांस्टेंट है। उसने बताया ये जो लिखा हुआ है वो आरएलएस वेक्टर है, पैरामीटर है। उसने बताया ये जो लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है।
ई जो लिखा हुआ है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो लिखा हुआ है वो रेट गैस कांस्टेंट है, और पी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। दो टेम्परेचर पर हमने इसे अप्लाई किया था, और जब दो टेम्परेचर पर अप्लाई किया तो इसकी सॉल्यूशन हमने बताया आपके लिए, लॉग ई हट जाएगा K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R T1 T2। इस इक्वेशन से K2 की वैल्यू, K1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू पता होगी, क्या फाइंड कर सकते हैं आप? एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की। लेकिन इसके साथ साथ आर्यनियस ने ये भी बोला है कंसेप्ट में कि ये कंपल्सरी नहीं है कि कोलिजन करने वाले हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल भी पास आउट हो जाए एनर्जी बैरियर से। उसने बताया कि ओरिएंटेशन का भी सेम होना कंपल्सरी है। जब तक ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा, दो तरह का ओरिएंटेशन है, एक तो साइड बाई साइड है। साइड बाई साइड कैसे है देखो, H और I, HI, इसमें क्या हो, ये वाला एटम तो इससे कोलिजन कर रहा है, लेकिन ये वाला एटम तो इससे कोलिजन नहीं कर रहा है, इसलिए ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। तो उसने बताया ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए एक्यूरेट कोलिजन में, ओरिएंटेशन में। अब ये पास आउट हो जाएगा। समझ आ गया आपको? इससे क्वेश्चन जरूर आना बेटा। दो तीन चीज आपको पूछे जाएंगे, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे सर कि भाई एक्टिवेशन को फाइंड कैसे करेंगे हम लोग। नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर में नोटिस किया गया है, जैसे किसी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है और वो 10 केल्विन हम लोग इंक्रीज कर देते हैं ना, तो 10 केल्विन इंक्रीज करने से क्या होता है, उसकी रेट जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताता ध्यान रखना आप लोग कि टेम्परेचर इम्पैक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। मैं रुक रहा था आपको।